Hey guys! Welcome to India's best and one of the most intuitive science channels, जहां पर दोस्तों आपको सिर्फ साइंस पढ़ाई नहीं लेकिन समझाई जाती है, सिखाई जाती है और फील कराई जाती है। तो दोस्तों मैं हूं कौन? मैं हूं आपका अपना प्रिय पुत्र सुनील, अगर आपका बड़ा भाई सुनील भैया। तो सुनील भैया आज के इस ज्ञान कैप्सूल में आप क्या पढ़ाने वाले हैं? तो दोस्तों आज के इस ज्ञान कैप्सूल में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th के सारे केमिकल कंपाउंड्स, जितने आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मेंशन्ड है, सारे केमिकल कंपाउंड्स को कवर करेंगे। उनका नाम, स्टॉक नोमेनक्लेचर, उनका कॉमन नेम, उनका कलर, ए टू जेड हर एक बात, हर एक चीज इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर्ड होगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर अभी तक आपने मेरे को मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इस सेशन के नोट्स इस टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। ठीक है सुनील भैया, so let's start with the very first thing that is called as a precipitate. A precipitate होता क्या है और बनता कैसे है? तो सबसे पहले हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन प्रतिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास कैटायंस अनायंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स में। ठीक है, अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तीन प्रकार की है, जिसमें से इसका सबसे पहला प्रकार जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब अगर कैटायंस अनायंस का एक्सचेंज हो और दोस्तों यहां पर कैटायंस अनायंस के एक्सचेंज के बाद एक इनसॉल्युबल सॉलिड बने, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो जाए और उसके बाद हमारे पास एक इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाए, तो इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। और रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रकार है। क्लियर जी सुनील भैया? अब कौन कौन से प्रेसिपिटेट सुनील भैया हमारे कोर्स में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बेरियम सल्फेट, यानी कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो और उसके बाद अगर बेरियम सल्फेट बने तो ये कौन से कलर का कौन से कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड होगा? ये बेसिकली व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड होगा। उसके बाद मेरे दोस्तों अगर AgCl बनता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद, तो यहां पर हमारे पास इसका नाम सिल्वर वन क्लोराइड या फिर हम बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। अब ये सुनील भैया वन यहां पर क्यों लगाया है? इसे हम कहते हैं स्टॉक नोमेनक्लेचर, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, तो उनकी वैलेंसी को रोमन न्यूमेरल्स के फॉर्मेट में हम यहां पे लिख देते हैं, इसे कहते हैं स्टॉक नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सिल्वर वन क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, और ये व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। उसके बाद CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी हमारे पास व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। उसके बाद CuH, अब देखिए कॉपर की भी दो वैलेंसी होती है, 1 और 2, यहां पे कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो ये बन जाएगा कॉपर 2 सल्फाइड या ओनली कॉपर सल्फाइड। और ये हमारे पास होता है कौन से कलर का? काले कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, यानी कि ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। उसके बाद PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड या लेड 2 आयोडाइड, ये हमारे पास होता है बेसिकली पीले कलर का। तो ये सारे प्रेसिपिटेट्स और उनके कलर से फटाफट से आप याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज जो दोस्तों हमारे पास यहां पर आती है दैट इज कॉल्ड एज दी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट सुनील भी हमारे पास क्या होता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है? किसी भी ऐसा पर्टिकुलर सॉल्ट जिसके एक फॉर्मूला यूनिट पे, इसके एक फॉर्मूला यूनिट पे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पर अटैच होते हैं। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पे अटैच होते हैं, इन्हें हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या है? किसी भी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट पे वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखिए इसका नाम ही इसके काम को समझाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर सॉल्ट को एक क्रिस्टलाइन शेप, यानी कि एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप प्रोवाइड करते हैं। दीज सॉल्ट्स हैव अ फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप, और कुछ केसेस में ये इनको कलर भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा इस पर्टिकुलर बात को। तो अब इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे तो और बेहतरीन तरीके से बात हमको क्लियर हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला CuSO4.5H2, यानी कि कॉपर सल्फेट के एक फॉर्मूला यूनिट पे 5 पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, और ये जो 5 पानी के मॉलिक्यूल्स है इसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो क्या करेंगे? इसको एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल आकार देंगे, है ना, और साथ ही साथ कुछ केसेस में कलर देते हैं, तो इस केस में कलर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? CuSO4.5 ऑफ H2O, यहां पे कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो नाम हो जाएगा कॉपर 2 सल्फेट। 5 पानी के मॉलिक्यूल्स है तो पेंटाहाइड्रेट, कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, या फिर कॉमन नोमेनक्लेचर में बोलेंगे हाइड्रेटेड क्यूप्रिक सल्फेट। कॉपर की लोअर वैलेंसी जो होती है Cu1+, उसके लिए क्यूप्रस, और Cu2+, उसके लिए क्यूप्रिक, ये कॉमन नोमेनक्लेचर है, तो बन जाएगा हाइड्रेटेड क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है,
अब इसका कॉमन नेम हमारे पास है ब्लू विट्रियोल, और ये हमारे पास होता है नीले कलर का सॉल्ट होता है, नीले कलर के क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अगर एक FeSO4 के ऊपर 7 पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच हो, जैसे ये कॉपर सल्फेट में 5 पानी के मॉलिक्यूल थे, एक FeSO4 पे 7 पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच हो, तो इसको बोलेंगे आयरन टू सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ये हमारे पास इसका कॉमन नेम हो जाता है ग्रीन विट्रियोल, और ये हमारे पास होते हैं पेल ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो ये नीले कलर के क्रिस्टल्स और ये पेल ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स। उसके बाद Na2CO3.10 ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कॉमन नेम हो जाएगा वॉशिंग सोडा, और ये बेसिकली हमारे पास होता है व्हाइट कलर का सॉल्ट। उसके बाद CaSO4.2 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कॉमन नेम हमारे पास क्या हो जाएगा जिप्सम, और ये हमारे पास होता है व्हाइट कलर का सॉल्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा CaSO4.2 यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका मतलब आपको पता है क्या है, यानी कि ये कैल्शियम सल्फेट, ये दूसरा कैल्शियम सल्फेट, इसके ऊपर पानी का मॉलिक्यूल, यानी आधा पानी का मॉलिक्यूल इधर है, आधा पानी का मॉलिक्यूल इधर है, तो हम बोलते हैं CaSO4.2, यानी कि एक फॉर्मुला यूनिट पे आधा पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये एक कैल्शियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम सल्फेट, ये एक पानी का मॉलिक्यूल, आधा इधर है, आधा इधर है, ठीक है। कॉमन नेम हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये हमारे पास कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है दोस्तों। क्लियर, ये सारी बातें आपको यहां पे क्लियर है जी सुनील भैया, क्लियर है। आगे चलेंगे, डन। अब यहां पे स्टार्ट करेंगे गैसियस कंपाउंड्स। हमारे सिलेबस में कौन कौन सी गैसेस है, क्या उनका नाम है, क्या उनका कलर है, क्या उनके इंपॉर्टेंट फीचर है, आइए जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली गैस हमारे पास है दोस्तों यहां पर SO2, यानी कि इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारे पास कैसे कलर की गैस होती है, ये हमारे पास कलरलेस गैस होती है। और यहां पे इसका इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास क्या है कि इसकी जो स्मेल है स्ट्रॉन्ग एंड इरिटेटिंग ओडर लाइक बर्न्ट मैचेस। अब जब आप माचिस की तीली को जला देते हैं तो उसके बुझने के बाद, यानी कि जब वो बुझ जाती है तो उसके बाद जो स्मेल आती है दैट इज बिकॉज ऑफ द SO2 गैस, ठीक है। इससे आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड इरिटेटिंग ओडर होता है SO2 गैस का। उसके बाद हमारे पास आती है SO3 जिसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये हमारे पास कलरलेस गैस होती है, इसका भी जो ओडर हमारे पास होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इरिटेटिंग ओडर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है CO2 गैस, जो हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कलरलेस गैस होती है और लाइम वाटर को मिल्की कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल राइट, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है, इसकी याद रखिएगा। उसके बाद NH3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड या फिर अमोनिया गैस, अमोनिया इसका कॉमन नाम है, ये हमारे पास होती है बेसिकली कलरलेस गैस। उसके बाद H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारे पास कलरलेस गैस होती है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। मैं यहां पर आपको वही प्रॉपर्टीज बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में है या जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। ऑल राइट, डन। उसके बाद हमारे पास आता है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कलरलेस गैस है, ये हमारे पास होती है जहरीली यानी कि काफी ज्यादा टॉक्सिक गैस। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है Cl2 यानी कि हमारे पास है क्लोरीन गैस, ये हमारे पास येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है, ये भी काफी ज्यादा पॉइजनस होती है। एंड इंपॉर्टेंट बात, ये बाई प्रोडक्ट यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्ट है क्लोर एल्कली प्रोसेस का, और ये गैस हमारी यूज की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, ये हमारे पास कलरलेस होती है, बर्न्स विद अ स्क्वीकी पॉप साउंड इन एयर। यानी मान लीजिए किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वहां पर उसके पास में जलती हुई मोमबत्ती को ले आइए, ये एक पॉप साउंड देगी यानी कि स्मॉल एक्सप्लोजन देगी, एक धमाका करेगी, ज्यादा मात्रा में ज्यादा बड़ा धमाका होगा, और उसके बाद आपकी जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी, जिससे कि यह साबित होता है कि यह खुद तो जलती है लेकिन सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है, यानी कि खुद तो कंबस्टिबल है बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि चीजों को जलने में मदद नहीं करती है, ठीक है जी सुनील भैया। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास होती है कलरलेस गैस जो कि नॉट कंबस्टिबल बट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि खुद नहीं जलती है, चीजों को जलने में मदद करती है, ठीक है जी सुनील भैया। ऑल राइट, अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं मेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में, तो ऑल मेटेलिक कंपाउंड्स को कवर करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है CuO, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर टू ऑक्साइड। आप इसके नाम को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, जैसे एनसीईआरटी लिखती है वो, पर क्योंकि अभी आपके सैंपल पेपर में और अलग अलग एग्जामिनेशंस पे चाहे बोर्ड के पेपर से वहां पर ये वाला स्टॉक नोमेनक्लेचर भी फॉलो हो रहा है, तो आपको आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर टू ऑक्साइड, और एनसीईआरटी बोलती है सिंपल कॉपर ऑक्साइड। तो एक कौन सा कलर का कंपाउंड है, ये बेसिकली हमारे पास काले कलर का कंपाउंड है, ब्लैक। उसके बाद Fe2O3 यानी कि आयरन 3 ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आयरन की भी दो वैलेंसीज हमारे पास होती है Fe2+ और Fe3+।
Fe2 प्लस लोअर वैलेंसी है तो फेरस, Fe3 प्लस हायर वैलेंसी है तो फेरिक। ये कॉमन नॉमेनक्लेचर हो गया। कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से फेरिक ऑक्साइड, और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, स्टॉक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर का हमारे पास होता है। उसके बाद Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बेसिकली व्हाइट कलर का होता है। PbO यानी कि क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड या लेड 2 ऑक्साइड, ये हमारे पास होता है येलो कलर का। ठीक है, उसके बाद ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, ये होता है व्हाइट कलर का। उसके बाद FeO.Fe2O3 या फिर Fe3O4, ध्यान से सुनिए, ये बेसिकली हमारे पास एक मिक्स्ड ऑक्साइड है जिसमें आयरन के दो कटायंस होते हैं, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। तो यानी कि इसका जो कॉमन नेम हमारे पास बन जाता है वो होता है फेरस फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन 2,3 ऑक्साइड, और ये हमारे पास होता है काले कलर का। याद रखिए इसका कॉमन नेम हमारे पास होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है, मैग्नेटाइट। उसके बाद हमारे पास है Pb3O4, ये भी हमारे पास लेड का ऑक्साइड होता है जो कि एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। यहां पर भी हमारे पास लेड के दोनों कटायंस होते हैं, Pb2 प्लस वाला भी और Pb4 प्लस वाला भी। ठीक है ना, तो यहां पे दो Pb2 प्लस वाले कटायन होते हैं और एक Pb4 प्लस वाला कटायन होता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ट्वाइस ऑफ PbO.PbO2। अगर आप देखेंगे तो बन जाएगा टोटल Pb3 और ये हो जाएगा O4। ठीक है ना, अगर एक फॉर्मूला यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो आयुपैक नेम इसका बन जाएगा लेड 2,4 ऑक्साइड, और ये हमारे पास होता है लाल कलर का, ये याद रखना। उसके बाद PbNO3 होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट या लेड 2 नाइट्रेट, ये हमारे पास कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का। उसके बाद AgCl और AgBr, सिल्वर 1 क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर 1 ब्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ये होता है व्हाइट कलर का, और ये हमारे पास होता है येलो कलर का। उसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे जो कि हमारे पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये मेटल हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास है पानी में सोल्यूबल है, यानी क्या है, एल्कली बना देते हैं। ठीक है ना, एल्कली है, वाटर सोल्यूबल बेसिस है। तो देखिए पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास पेल येलो कलर का है, बाकी तीनों के तीनों हमारे पास व्हाइट कलर के हैं। तीनों यानी कि जो चारों है टोटल, पानी से जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो यहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे ये पानी में सॉल्यूबल है, इसीलिए हम इनको कहते हैं एल्कली। ठीक है, तो ये चारों सॉल्यूशंस हमारे पास कैसे बनेंगे, कलरलेस सॉल्यूशंस बनेंगे। कैसे बनेंगे, कलरलेस सॉल्यूशंस बनेंगे। उसके बाद अगर हम यहां पे बात करते हैं CuSO4, अब यहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो याद रखिएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इन दोनों सॉल्ट्स के अंदर क्या आता है, कलर आता है। तो CuSO4 और FeSO4 यानी कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट दोनों व्हाइट कलर के होंगे। ठीक है, अब अगर हम यहां पर इनका कॉमन नॉमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखें तो हो जाएगा कॉपर 2 सल्फेट और आयरन 2 सल्फेट। साथ ही साथ कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, फेरस, और ये हो जाएगा क्यूप्रिक। कॉपर की लोअर वैलेंसी होती है Cu1 प्लस, हायर वैलेंसी होती है Cu2 प्लस, तो हो जाएगा क्यूप्रिक। और आयरन के केस में ये वाली जो हो जाएगी है ना, Fe2 प्लस इज द लोअर वैलेंसी यानी कि फेरस, और Fe3 प्लस इज द हायर वैलेंसी दैट इज फेरिक। तो क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट या फिर आयरन 2 सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट और कॉपर 2 सल्फेट। ये व्हाइट कलर का, ये भी व्हाइट कलर का। अगर आप पानी के अंदर डिसॉल्व कर जाओगे तो पानी के अंदर क्या करेगा, ये नीले कलर का सोल्यूशन बनाएगा और ये पेल ग्रीन कलर का सोल्यूशन बना देगा, क्योंकि वापस पानी मिल गया है तो कलर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करेंगे ZnSO4 की, तो जिंक सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, पानी में डिसॉल्व करने के बाद कलरलेस सोल्यूशन बना देगा। Na2SO4 सोडियम सल्फेट व्हाइट कलर का पाउडर होता है हमारे पास, और अगर आप पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो सोडियम सल्फेट कलरलेस सोल्यूशन यहां पर बना देगा। उसके बाद बेरियम क्लोराइड व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो बेरियम क्लोराइड कलरलेस सोल्यूशन यहां पर बना देगा। उसके बाद CuCl2, अब एनसीईआरटी कहती है कॉपर क्लोराइड, आयुपैक नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉपर 2 क्लोराइड, बिकॉज कॉपर की वैलेंसी यहां पर 2 है, और कॉपर हमारे पास Cu1 प्लस और Cu2 प्लस 2 होता है, तो ये हो जाएगा क्यूप्रस, ये होता है क्यूप्रिक। तो यहां पे हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड, क्योंकि यहां पे वैलेंसी 2 है तो हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, जब ये डिसॉल्व कर जाएगा पानी के अंदर तो कौन से कलर का सोल्यूशन बनाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनाएगा। ऑल राइट सुनील भैया, डन है, आगे चलेंगे। PbCl2 हो जाएगा लेड क्लोराइड या लेड 2 क्लोराइड, व्हाइट कलर कंपाउंड होता है, डिसॉल्व होने के बाद क्या बनाता है, कलरलेस सोल्यूशन बनाता है। याद रखना इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है पानी के अंदर, तो अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो डिसॉल्व नहीं करेगा। उसके बाद अगर हमारे पास MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड व्हाइट कलर कंपाउंड होता है, डिसॉल्व होने के बाद क्या बनाएगा, MgCl2 कलरलेस सोल्यूशन बनाएगा। ऐसे NaCl हमारे पास सोडियम क्लोराइड व्हाइट कलर कंपाउंड होता है, पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्या बना देगा, NaCl एक्वस यानी कि कलरलेस सोल्यूशन बना देगा। उसके बाद AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी व्हाइट कलर का होता है, डिसॉल्व होने के बाद कलरलेस सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। CaHCO3 होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये कब बनता है,
जब आपका लाइम वाटर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करेगा तो CaCO3 और वाटर बनेगा। अब अगर आप एक्सिस में CO2 गैस पास करोगे तो यहां पर एक सल्यूबल सब्सटेंस बन जाएगा जिसका नाम हमारे पास होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कलरलेस सोल्यूशन यहां पर क्रिएट कर देता है। ऑलराइट, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में याद रखना है। सोडियम है ना, इसके ओर का नाम है रॉक सॉल्ट और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है बेसिकली NaCl। एल्यूमिनियम के ओर का नाम हमारे पास बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 ट्वाइस ऑफ H2। जिंक के ओर का नाम है जिंक ब्लेंड और कैलामाइन ZnS और ZnCO3। आयरन के ओर का नाम याद रखना है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, दैट इज Fe2O3 और Fe3O4। उसके बाद कॉपर के ओर का नाम याद रखना है कॉपर ग्लास, दैट इज बेसिकली CO2S। मरकरी के ओर का नाम है सिन्नाबार, दैट इज बेसिकली HGS। क्या बात है सुनील भैया, बहुत बढ़िया। अब कुछ कॉमन एसिड्स एंड बेसिस के बारे में यहां पे चर्चा करेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। कॉमन एसिड्स एंड बेसिस, सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हमारे पास है एसिटिक एसिड। अब अगर यहां पर मैं बात करूं तो इसका जो आयुपैक नेम हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा इथेनोइक एसिड, है ना। और ये जो बेसिकली नाम है ये कॉमन नेम है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली द कॉमन नेम, याद रखना। तो CH3COOH का हमारे पास आयुपैक नेम क्या है, इथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम हमारे पास क्या है, एसिडिक एसिड। जी बहुत बढ़िया। उसके बाद ये तीनों जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे पास वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है जो पूरी तरीके से पानी के अंदर आयंस में टूट जाएगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड वो होता है जो पूरी तरीके से आयंस में नहीं टूटता पानी में, यानी यहां पर मॉलिक्यूल्स और आयंस दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद कुछ बेसिस की बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है, यानी कि पूरी तरीके से पानी के अंदर आयंस में टूट जाएंगे। बच्चे कहेंगे भैया ये स्ट्रॉन्ग कैसे है? मेरे दोस्त ये स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एल्कली, यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम है, लेकिन जितना डिसॉल्व करेंगे उतने के उतने पूरे के पूरे आयंस में टूट जाएंगे, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एल्कली है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारे पास वीक बेसिस होते हैं। अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, यहां पे कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड भी आप यहां पे बोल सकते हैं। उसके बाद कंपाउंड्स एंड देयर कॉमन नेम्स जल्दी से देख लेंगे। सबसे पहला हमारे पास है CaO, नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम हो जाएगा क्विक लाइम, लाइम या बर्न्ट लाइम। कौन से कलर का कंपाउंड होता है? व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सीधी सीधी सी बात है, आपकी किताब कहती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्लेक्ड लाइम होता है, लेकिन मैं बताता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड ये हमारे पास होता है स्लेक्ड लाइम और ये व्हाइट कलर का होता है। अब इसको अगर आपने पानी में डिसॉल्व कराया तो ये जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है उतना मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया, और एक कलरलेस सॉल्यूशन अगर इसने बनाया तो यहां पर ये कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है लाइम वाटर। याद रखना, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर। अब अगर आपने बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दिया और वो डिसॉल्व नहीं होगा तो व्हाइट कलर का सस्पेंशन आपको मिल जाएगा, जिसको आप पेंट लगाने के लिए यूज करते हो, तो ये बन जाएगा मिल्क ऑफ लाइम। अब एनसीईआरटी सिर्फ इतना कहती है कि स्लेक्ट लाइम को हम दीवार पे लगाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल कंसेप्ट भी दे दिया कि हम दीवार पे लगाते हैं मिल्क ऑफ लाइम को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद NaCl, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, NaCl इज सोडियम क्लोराइड। अब आप यूजुअली इसके कॉमन नेम को क्या बताते हैं? कॉमन नेम आप बताते हैं कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट बताते हैं, राइट? आप कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट इसका कॉमन नेम बताते हैं। याद रखना ये एक्चुअल में एक मिक्सचर होता है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। अब इसके अंदर सिर्फ NaCl नहीं होता, इसके अंदर इंप्योरिटीज होती है MgCl2, KCl, और साथ ही साथ हम लोग पोटेशियम या फिर सोडियम आयोडाइड भी मिलाते हैं आयोडीन का इंटेक फुलफिल करने के लिए हमारी बॉडी में। तो याद रखना कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट जो है एक्चुअल में एक मिक्सचर है, बट क्योंकि इसके अंदर मेजर प्रोपोर्शन में NaCl होता है इसीलिए हम NaCl का कॉमन नेम बता देते हैं। ये कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। उसी प्रकार NaOH का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा या फिर लाई, ये भी कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। उसके बाद अगर हमारे पास आप देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, तो ये भी हमारे पास क्या होता है? एक्चुअल में एक मिश्रण होता है, एक मिक्सचर होता है बहुत सारी चीजों का। अब इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से, यानी कि CaOCl होल ट्वाइस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? बिकॉज जो ब्लीचिंग एक्शन है ब्लीचिंग पाउडर का वो इसकी वजह से, यानी कि जो डीकलराइज करने का इफेक्ट है ब्लीचिंग एक्शन है, दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर है बात? ये येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर हमारे पास होता है। उसके बाद NaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा कॉमन नेम है, व्हाइट कलर का पदार्थ होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश, और व्हाइट कलर का होता है। CH3COOH मैंने आपको बताया आयुपैक नेम इथेनोइक एसिड है, कॉमन नेम बेसिकली एसिटिक एसिड हमारे पास हो जाएगा, कलरलेस लिक्विड होता है हमारे पास ये। उसके बाद CH3CH2OH ये हमारे पास है इथेनॉल, और ये भी हमारे पास क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। उसके बाद हमको पता है कि जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमारे इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का है वो 17 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर वो टेंपरेचर उससे लोअर टेंपरेचर आ जाएगा तो एसिटिक एसिड हमारे पास कौन से फॉर्मेट में आ जाएगा? ग्लेशियर लाइक व्हाइट क्रिस्टल्स बनाएगा, यानी कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड के फॉर्मेट में आ जाएगा। और याद रखना विनेगर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ CH3COOH
होता है विनेगर यानी कि सिरका। ये सारी की सारी बातें मैं कामना करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी लेवल पे हमने सारी बातों को रिवाइज किया है। दोस्तों इस पर्टिकुलर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी शॉर्ट्स भी आती रहेंगी और ऐसी क्रिएटिव चीजें भी आती रहेंगी, क्रिएटिव वीडियोस भी आती रहेंगी, ताकि आप सारी चीजों को रिवाइज कर सकें। ठीक है जी सुनील भैया। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए मेरे दोस्तों आप फटाफट से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी जैसा मैं कहता हूं कि आपके प्यारे बड़े भैया सुनील भैया हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे।